हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने एक चार्ट जो प्लांट टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम के अंदर जो जितने भी टिश्यूज पाए जाते हैं उन सबको एक फ्लो चार्ट के रूप में देखा था। और आशा करता हूं कि वो चार्ट आपने ढंग से याद कर लिया होगा, याद नहीं तो नोट कर लिया होगा। तो अब हम आगे के जो लेक्चर्स हैं वो सब उसी चार्ट के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। उस चार्ट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे विभज्योतक की, जिसे हम कहते हैं मेरिस्टेम। मेरिस्टेम या हिंदी में कहेंगे इसको विभज्योतक। इनके नाम आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में याद करने हैं। विभज्योतक, मेरिस्टेम या विभज्योतक। देखो, पहले तो हम बात करते हुए मेरिस्टेम जो है ये मेरिस्टोस से बना है, ग्रीक वर्ड है मेरिस्टोस। इसका अर्थ होता है विभाजन करना, टू डिवाइड या विभाजन करना, और इसी जगह से नाम इसका निकल के आया है मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम जो वर्ड है वो सबसे पहले दिया गया था नेगेली द्वारा। नेगेली ने सर्वप्रथम जो मेरिस्टेम ये वर्ड दिया था। देखो, इसका नाम ही है विभज्योतक। तो सीधी सी बात है कि ऐसी या ऐसा ऊतक या इसकी कोशिका ऐसी होती हैं जिनके अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है। अब कोई भी पादप है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई भी पादप XYZ, हर उस पादप के अंदर अगर हम सीड से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए सीड है, तो सीड का जर्मिनेशन होने से एक प्लांट बनता है। सीड बहुत छोटी सी चीज है और बहुत बड़े प्लांट को बना देता है। उसके बाद देखो, इस प्लांट के अंदर हर चीज आएगी। इसमें जड़ भी बनेगी, तना बनेगा, फल फूल, और फिर दोबारा से निषेचन होने के बाद भ्रूण बनेगा। भ्रूण से फिर इसमें बीज का निर्माण हो जाएगा। तो इनकी ये यहीं से हमने स्टार्ट किया, यहीं से अब कितना बड़ा पादप बन गया। तो ये एक छोटे से सीड से बना है, छोटे से एम्ब्रियो से बना है। भाई, सीड में दो चीजें हैं। जर्मिनेशन होने के बाद जो सीड में भ्रूण है, एम्ब्रियो, वो उसके अंदर रेडिकल्स हैं, कि मूलांकुर है, परांकुर है, उससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। जब नए पादप का निर्माण हो जाता है तो उसमें वो भाग जो परांकुर मूलांकुर के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी जो सेल्स हैं, वो सेल्स अब तेजी से विभाजन करने लगती हैं। ठीक है, और विभाजन करने के बाद ये सेल्स कोशिकाओं के समूह बनाती है, और वही समूह फिर नए पादप के अंदर नए ऊतक बनाते हैं। तो इस सीड से जो कोशिकाएं निकल के आती हैं, इनकी जो रेडिकल और मूलांकुर जो परांकुर हैं, उनके अंदर जो सेल्स हैं जो डिवाइड होती हैं, और डिवाइड होने के बाद फिर वो नए नए ऊतक बनाती हैं। तो जो डिवाइड होने का जो तरीका है, मतलब जो सेल्स हैं जो डिवाइड होने का गुण रखती हैं, उन कोशिकाओं को हम कहते हैं मेरिस्टेम। अब देखो, बात यह कि जब सीड से प्लांट बन जाता है, तो सीड के अंदर जो भ्रूण होता है, तो भ्रूण में तो हर साइड में और प्रत्येक जो सेल्स है उसमें विभाजन होने की क्षमता होती है। लेकिन जब वो नया प्लांट बन जाता है, तो नया प्लांट बनने के बाद अब पौधे की पूरी कोशिकाएं वृद्धि नहीं करती। मतलब पौधे में सभी कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं। फिर जो विभाजन की क्षमता है वो कुछ ही हिस्सों तक रह जाती है, जैसे जड़ की शीर्ष भाग, तने के शीर्ष भाग, पत्ती की लंबाई, पत्ती के अंदर उपस्थित या पर्व के अंदर उपस्थित, हर जगह पर वृद्धि नहीं होती है। कुछ ही भाग रह जाते हैं जहां पर वृद्धि होती है। तो हम जिक्र करेंगे भाई, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। मेरिस्टेम यानी कि ये विभज्योतक।
तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात तो यह है कि इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। ये सबसे पहले आपको जानना है, इसका नाम ही है विभाजन, विभाज्य ऊतक। तो विभाजन की क्षमता इन कोशिकाओं की होती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इन सभी कोशिकाओं की विभाजन की क्षमता होती है। दूसरा, एक एक पॉइंट को आप नोट करेंगे। इन कोशिकाओं की जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो थिन यानी कि पतली होती है और मोस्टली सेलुलोज, पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज से बनी होती है, ये आपको याद रखना है। तो पादप की जो कोशिका इनकी सेल वॉल है, उसके अंदर ये तीन ही पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये तीनों पदार्थ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये इन तीनों पदार्थों से सेल की सेल वॉल बनी होती है। नेक्स्ट इज, कोशिकाओं के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस, अंतर कोशिका अवकाश, अंतर कोशिका अवकाश एब्सेंट होते हैं। इंटरसेलुलर अवकाश यहाँ पर या अंतर कोशिकीय अवकाश यहाँ एब्सेंट होते हैं। तो देखो ये इनका डायग्राम हम देखो ऐसे बना सकते हैं कि मान लो ये सेल है, अब इनमें अवकाश नहीं है, ये ना ये इस तरह के जो रिक्त स्थान है वो बिल्कुल नहीं है, और सेल से सेल इस तरह से सटी हुई है, ऐसे बिल्कुल भी अवकाश नहीं है, इस तरह से सटी हुई है। ठीक है, अगर ये ऐसे होती, इस तरह से दूर दूर होते ऐसे, तो फिर ये अवकाश बन जाते, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, इस तरह से अवकाश यहाँ पर बन जाते हैं, ये बन गए, ये बन गए, ये बन गए, इस तरह से अवकाश बन जाते हैं। तो यहाँ पर अवकाश बिल्कुल नहीं बनते। तो इस तरह की सेल्स जो है आपको देखने को मिलेगी मूल शीर्ष में, प्ररोह शीर्ष में। अब एक चीज है यहाँ पर कि जब इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर एब्सेंट है और इसकी जो सेल वॉल है वो काफी टाइट है, क्योंकि सेलुलोज है, पैक्टिन है, हेमीसेलुलोज है। पैक्टिन तो इतना टाइट होता है कि इसको हम सीमेंट के नाम से जानते हैं, ये आसानी से टूटता नहीं है। सेल टू सेल यानी कि सेल को सेल के साथ चिपकाए रखता है पैक्टिन। अब बात ये आती है कि अगर मान लो एक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक एम होता है कि डिजीज फ्री प्लांट, डिजीज फ्री प्लांट, ये आपने सुना होगा, रोग रहित पादप कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर यानी कि सूक्ष्म प्रवर्धन के अंदर हम डिजीज फ्री प्लांट कैसे बनाते हैं। तो देखो, डिजीज फ्री प्लांट के लिए एक एक्स प्लांट की आवश्यकता होती है प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। उस एक्स प्लांट से फिर बनता है कैलस। तो कैलस की जो सेल्स है वो खुद विभज्योतक होती है, अनडिवाइड मतलब अनडिफरेंशिएट होती है, विभज्योतक है, विभाजन करने वाली है, अनडिफरेंशिएट है, यानी कि इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। और ये जो सेल्स हैं ये स्टेम सेल्स की भांति होती है, तो इनसे फिर बाद में प्लांट का निर्माण होता है। ठीक है, डिजीज फ्री प्लांट बनाने के लिए अब क्या करना है। तो देखो, एक्स प्लांट यहाँ पर पादप का कोई टुकड़ा या कोई भाग जो प्लांट टिश्यू कल्चर को शुरू करता है, एक्स प्लांट कहलाता है। इट मे बी ए रूट, शूट, लीफ एंड फ्लावर पार्ट, कोई भी हो सकता है। अब इसमें एक्स प्लांट यहाँ क्या लिया जाए कि हमको डिजीज फ्री प्लांट मिले। तो देखो, मैंने बताया कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब यहाँ वृद्धि करते हैं, इस जगह पर, यहाँ ऐसे। ठीक है, इस जगह पर यहाँ देखो, अब हम अगर कहते हैं भाई कि डिजीज फ्री प्लांट बनाने हैं तो आपको एक्स प्लांट के रूप में मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक पार्ट लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो यहाँ कोई भी स्पेस नहीं है, सेल की सेल टू सेल कोई स्पेस नहीं है, और जब कोई स्पेस नहीं है तो भाई इसके बीच में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वृद्धि करेगा ही नहीं, और जब वृद्धि नहीं करेगा तो सीधी सी बात है कि उसकी जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो नहीं बढ़ेंगे। जब नहीं बढ़ेंगे सेल के अंदर वो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर पैक्टिन है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, बहुत टाइट है सेल वॉल। तो ज्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो रंध्रों के द्वारा प्रवेश करता है।
और जो सेल के जो इंटर सेलुलर स्पेस होते हैं उनके अंदर ही वो वृद्धि करता है, वहीं पर अपनी संख्या बढ़ाता है और फिर वहीं से पादप को प्रभावित करता है। ठीक है, जबकि इसके अंदर जो मेरिस्टेम है उसमें कोई स्पेस है नहीं, तो हम एक्सप्लांट यहाँ पर काम में लेंगे। कोई भी मेरिस्टेम, चाहे मूल शीर्ष का चाहे वो पर्णव शीर्ष का, और खासकर हम लेते हैं सूट एपिकल या सूट एपेक्स, सूट एपिकल मेरिस्टेम, ये काम में लेते हैं। ठीक है, इससे हम कैनस बनाएंगे, कैनस से फिर नया प्लांट बनाएंगे, और जो प्लांट बनेगा उस प्लांट के अंदर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। इस तरह के प्लांट्स को हम कहते हैं डिजीज फ्री प्लांट। नेक्स्ट, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार आयताकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ये कोशिकाएं समव्यासी होती हैं, सेम डायमीटर की होती हैं, समव्यासी, इसकी कोशिकाएं समव्यासी होती हैं। नेक्स्ट, इनकी कोशिकाओं में ये एक तो सीधी सी बात है, ये एक्टिव ज्यादा होती है क्योंकि बार बार डिवीजन करती है ना, तो इसलिए एक्टिव ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो ज्यादा एक्टिव होता है, साइटोप्लाज्म ज्यादा एक्टिव होता है। इसका मतलब है कि जो सघन डेंस साइटोप्लाज्म, सघन साइटोप्लाज्म होता है, और जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होता है, क्लियर होता है, क्लियर एंड बिग या लार्ज, क्लियर एंड लार्ज न्यूक्लियस हमको इन सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये कोशिका समव्यासी होती है, एक्टिव होती है, इनके सघन साइटोप्लाज्म होते हैं, और आकार या केंद्रक जो है इनका बड़ा होता है। इन कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया वो कम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया लेस होते हैं। नेक्स्ट, जो वैक्यूल्स हैं इनका आकार तो छोटा ही होता है, वैक्यूल्स जो है वो कम होते हैं, साइज जो है वो कम होता है, साइज लेस, इनकी साइज कम होता है। इनमें किसी प्रकार का भोजन संग्रह नहीं होता, ये हो रहा है कि फूड स्टोरेज एब्सेंट, किसी प्रकार का भोजन का संग्रह नहीं होता, तो फूड स्टोरेज जो है वो यहाँ पर एब्सेंट होता है। चाहे वो कैसी पदार्थ हो, स्रावी पदार्थ हो, चाहे वो कैसी पदार्थ हो, क्योंकि इनका साइज कम होता है, जो साइज कम है, और इनका काम केवल क्या है, विभाजन करना। थोड़ा साइज बड़ा विभाजित होगी, थोड़ा साइज बड़ा डिवाइड होगी, थोड़ा साइज बड़ा फिर डिवाइड होगी, तो लगातार ये विभाजन करती रहती है, और इनसे भी बाद में नए ऊतकों का या नए जो दूसरे प्रकार के ऊतक है उनका निर्माण होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के या मेरिस्टेम के। अब हम बात करेंगे एक एक करके। कल हमने जो पढ़े थे, जो चार्ट बनाया था, उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। तो मेरिस्टेम जो है वो हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। 4 भाग कौन कौन से थे? पहला था उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर, नंबर 1 उत्पत्ति, उस चार्ट को आप देखते रहिए, उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर। उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर ये 3 प्रकार का है। इसमें पहला है प्रोमेरिस्टेम, देखो प्रोमेरिस्टेम। इस प्रोमेरिस्टेम को हम एम्ब्रियोनल
या भ्रूणीय मेरिस्टेम या विभज्योतक भी कहते हैं, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम। यानी कि इसमें जो विभज्योतक है, यानी कि प्रो मेरिस्टेम, जिसको हम प्राक विभज्योतक भी कहते हैं, हिंदी में कहेंगे इसको प्राक विभज्योतक। तो प्राक विभज्योतक हम इसको इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले जो बनता है वो प्राक विभज्योतक होता है। तो इसमें सबसे पहले बनता है तो वो सबसे पहले एम्ब्रियो के अंदर बनता है। तो एम्ब्रियोनल हमको इसको इसीलिए कहते हैं, सबसे पहले जो विभज्योतक बनेगा वो है प्रोमेरिस्टेम और ये है एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम। इसको हम भ्रूणीय विभज्योतक के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये भ्रूण के अंदर पाया जाता है। और आपको फिर ये देखने को मिलेगा मूल शीर्ष व प्ररोशीर्ष के अंदर, मूल शीर्ष व प्ररोशीर्ष में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये सबसे पहले भ्रूण के अंदर इसी ऊतक का निर्माण होता है और इससे प्रोमेरिस्टेम से जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राथमिक विभज्योतक, उसका निर्माण होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्मेशन इसी से होता है। इसी से होता है। दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम, तो इसका पहला वो तो हमने देख लिया कि इस प्राइमरी मेरिस्टेम यानी कि प्राथमिक विभज्योतक का निर्माण प्रोमेरिस्टेम से होता है। यानी कि जो प्रोमेरिस्टेम है उसमें जब डिफरेंशिएशन होता है तो डिफरेंशिएशन होने से प्राथमिक ऊतक का निर्माण, यानी कि जो प्राइमरी प्रोमेरिस्टेम है इसकी जो सेल्स डिवाइड करती हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो सेल्स जो ऊतक बनाती हैं उससे हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। और प्राइमरी मेरिस्टेम में जब डिफरेंशिएशन होता है तो उससे बनती है फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, देखो प्राक माने होता है सबसे आद्य, सबसे पहला, सबसे प्राचीन, या हम कहें अनडेवलप। तो ये प्राक विभज्योतक बहुत सारे सेल्स बनाता है। वो जो ऊतक बनेगा उसको हम कहेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी मेरिस्टेम में जब डिफरेंशिएशन होता है तो डिफरेंशिएशन होने से यहाँ बन जाएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राथमिक स्थायी ऊतक। और ये जो प्राथमिक स्थायी ऊतक है ये हमेशा विभाजन करने की क्षमता रखता है, यानी कि इसकी जो सेल्स है वो हमेशा डिवाइडेबल होती है, यानी कि हमेशा विभाजनशील होती है। इसकी जो सेल है वो विभाजनशील होती है, यानी कि विभाजित होने की क्षमता रखती है। उसके बाद तीसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम ये क्या है? तृतीयक विभज्योतक। देखो एक चीज सुनिए, थोड़ा सा मैं यहाँ टाइम लूंगा। तो देखिए सपोज मान लीजिए कहीं से किसी भी कारण से किसी पौधे के बाहरी शरीर पर कोई चोट लग जाती है, कंपाउंड यानी घाव हो जाता है। ऐसा हमारे शरीर पर भी होता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर पर कोई घाव होता है, वाउंड होता है, तो वो हील हो जाता है, उसी प्रकार से पादप में भी
जो वाउंड होते हैं वो हील होते हैं, यानी कि घाव भर जाते हैं, उनकी मरम्मत कर दी जाती है। कैसे होती है? देखो, सपोज एक मान लीजिए कोई तना है कि कोई सीड था, उससे पादप बना, पादप के अंदर तना जड़ सब कुछ है। अब तने पर मान लो कोई घाव हो जाता है, तो देखो एक बात एक ध्यान रखिए, अगर पादप कोई सीधी वृद्धि कर रहा है, यानी कि इस तरह से ऊपर की तरफ वृद्धि कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्राथमिक वृद्धि। अगर इसके तने की मोटाई बढ़ रही है, ऐसे ये तने की मोटाई ये बढ़ रही है इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। प्राथमिक वृद्धि में हमेशा मूल शीर्ष व प्ररोह शीर्ष भाग लेते हैं, यानी कि तना जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, जड़ जो है वो नीचे की तरफ बढ़ती जाती है। इसका मतलब है कि मूल के शीर्ष और प्ररोह के शीर्ष यहाँ पर एक्टिव हैं, वो भाग ले रहे हैं, जिससे पौधा लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक, अब यहां से मान लो कोई चीज, मतलब कोई भी घाव मैंने कर दिया है। अब एक बात समझिए कि यहाँ पर मान लो जड़ है और यहाँ पर ये इसका प्ररोह शीर्ष है, ये यहाँ का मूल शीर्ष है, तो केवल इन दोनों पार्ट को छोड़कर, और ये बहुत ही छोटे जगह पर होते हैं, इन दोनों पार्ट को छोड़कर ये जो पूरा के पूरा जो पार्ट है, प्लांट है, ये सब परमानेंट हो चुका है। इसका मतलब है कि जो प्रो मेरिस्टेम था उससे प्राइमरी मेरिस्टेम बना, और उस प्राइमरी मेरिस्टेम से डिफरेंशिएशन होने के बाद बन गया प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पर ये सब क्या है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। अब मान लो यहाँ पर कोई घाव लग जाता है, घाव हो जाता है, तो देखो वो है कि प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम, ये आप कहीं साइड में उतार लेना। प्रोमेरिस्टेम से बना प्राइमरी मेरिस्टेम, इसमें डिफरेंशिएशन हुआ जिससे बना ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब देखो यहां तक हमने पढ़ लिया कि प्रोमेरिस्टेम बना, प्राइमरी मेरिस्टेम बना, डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बने, यहां तक पढ़ गए। अब क्या होता है कि ये यहां से कट जाता है, तो कट गया, तो कटने के बाद क्या होता है कि उस जगह की जो सेल्स हैं, जो प्राइमरी मेरिस्टेम थी, प्राइमरी मेरिस्टेम जो है प्राथमिक विभाज्योतक, और उससे बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स है वो अपना विभाजन करने की क्षमता खो देती हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम तक तो विभाजित होती है, लेकिन जब प्राइमरी मेरिस्टेम से और वो जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है, तो जब डिफरेंशिएशन हो जाता है तो उसके बाद ये सेल्स अपनी विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है ये दोबारा से मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, अर्थात विभाज्योतक हो जाता है। तो उस क्रिया को हम यहाँ कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, यानी कि विभेदन, डी डिफरेंशिएशन या विभेदन, जिससे क्या बन जाएगा? अब बनेगा यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बनेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम, द्वितीयक विभाज्योतक। और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो बन जाता है तो इसमें फिर रीडिफरेंशिएशन होता है, पुनः विभेदन होता है, रीडिफरेंशिएशन, और उससे बन जाएगा फिर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, इस तरह से। तो प्रोमेरिस्टेम, उसके बाद प्राइमरी मेरिस्टेम, फिर डिफरेंशिएशन हुआ तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, फिर डी डिफरेंशिएशन हुआ तो बन गया सेकेंडरी मेरिस्टेम, और फिर डिफरेंशिएशन दोबारा होता है तो बन जाता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो आप समझ गए होंगे कि इसका निर्माण प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम नॉर्मली नहीं होता है पादपों के अंदर, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का विभेदन होने से या डिफरेंशिएशन होने से
सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है और उस सेकेंडरी मेरिस्टेम से फिर रीडिफरेंशिएशन होने से वापस सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तो ये 3 प्रकार का था उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर। प्रोमेरिस्टेम जिसको हम एम्ब्रियोनल कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम जो प्रो मेरिस्टेम से ही बनता है जिसके डिफरेंशिएशन से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है। उसके बाद सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये नॉर्मली नहीं पाया जाता है लेकिन इसका निर्माण प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से आवश्यकता पड़ने पर हो सकता है। अब नंबर 2, विभाजन के तल के आधार पर। विभाजन के तल के आधार पर। दूसरा है विभाजन के तल के आधार पर, डिवीजन ऑफ प्लेन। विभाजन के तल के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। पहला है नंबर 1 पुंज या मास मेरिस्टेम। मास मेरिस्टेम, तो देखो जो मास है इसका मतलब है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, चाहे वो किधर से बने। मास का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल्स, इसको हम पुंज भी कहते हैं, स्थूल भी कह सकते हैं। तो मास, पुंज, स्थूल, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये जो मेरिस्टेम है, ये मेरिस्टेम विभज्योतक, ये विभज्योतक कोशिकाओं के प्रत्येक तल में, यानी कि जब सेल प्रत्येक तल में विभाजित होती है, जब सेल प्रत्येक तल में विभाजन करती है या विभाजित होती है, जब सेल प्रत्येक तल में विभाजित होती है तो फिर इस प्रकार के ऊतक का निर्माण होता है और इससे पादप अंग का आयतन बढ़ता है। वॉल्यूम ऑफ प्लांट ऑर्गन, वॉल्यूम ऑफ प्लांट ऑर्गन, पादप के अंग का आयतन बढ़ता है। इसमें एग्जांपल के लिए आप देखें तो जो एंडोस्पर्म है इसको हम भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष यहाँ पर इसी प्रकार का मेरिस्टेम है, मास मेरिस्टेम, यानी कि ये हर तरफ लिक्विड मेरिस्टेम या लिक्विड एंडोस्पर्म भ्रूणपोष, यानी कि एक तरह से नारियल का जो कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर, कोकोनट के अंदर इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है, एंडोस्पर्म है, वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है पट्टिका, प्लेट। पट्टिका या प्लेट विभज्योतक, पट्टिका विभज्योतक या पट्टिका या प्लेट मेरिस्टेम। इस ऊतक की जो सेल्स होती हैं वो केवल 2 तलों में डिवाइड करती है या 2 तलों में विभाजन करती है और तीसरे तल में नहीं करेंगी, यानी कि 2 से ज्यादा तलों में विभाजन नहीं करेंगे। तो इससे पादप के क्षेत्रफल का विस्तार होता है। तो ऐसे मान लो मैं कोई एग्जांपल के लिए जो पर्णफलक है, पर्णफलक पट्टिका, देखो प्रत्येक प्लांट में आप देखेंगे तो पहले छोटा सा पर्णफलक होता है ऐसे, और फिर ये बढ़ते बढ़ते फिर ये काफी बड़ा हो जाता है। जैसे पीपल की पत्ती है, नीम की पत्ती है, बरगद की पत्ती है, इन सब में यही पत्ती बढ़ के बाद में बड़ी हो जाती है। तो ये केवल 2 तलों में पर्णफलक है, ये है पर्णफलक, ये पर्णफलक, ये मध्यस्राव।
पर्णफलक का जो आयतन बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ता है, वो पट्टिका विभाज्योतक से बढ़ता है। और तीसरा जो है, थर्ड इज, वो है पट्टी विभाज्योतक, रिब। पट्टी विभाज्योतक, रिब, मैजिस्ट्रेट। इसमें केवल अपनत विभाजन होता है। इन कोशिकाओं में केवल अपनत विभाजन होता है। तो अपनत विभाजन इन कोशिकाओं में होता है। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए अपनत का मतलब होता है कि ऐसे अगर मान लो कोई सेल है तो ये इस तरह से डिवाइड करती है, इनके ऐसे। अगर ये सेल इस तरह डिवाइड करती है, इनकी लेयरिंग जब करती है, अगर किसी चीज की लेयरिंग करनी हो, लेयरिंग मतलब स्तर बनाने हो, तो परिणत विभाजन होता है, अनुप्रस्थ एक तरह से। और जब किसी चीज के लिए या किसी ऑर्गन के चारों तरफ आवरण बनाना हो तो फिर अपनत विभाजन होता है। तो इसमें कॉर्टेक्स और पित्त की जो सेल्स या पित्त का जो निर्माण होता है, वल्कुट और मज्जा का जो निर्माण होता है, वो आपका पट्टी विभाज्योतक से होता है। पट्टी रिब। तो 3 प्रकार का विभाज्योतक है जो विभाजन के तल के आधार पर है। इससे आगे के 2 प्रकार के विभाज्योतक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वही पुरानी रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।